Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो कि ये हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के काफी ज्यादा चांसेस है. तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया. कहा गया कि इंडिया की जो पहली ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है. तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी इग्नू, ऑप्शन सी नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी मणिपुर यूनिवर्सिटी. तो फ्रेंड्स, इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है ये इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है. इसके बारे में अगर फ्रेंड्स बात करें तो ये इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है. और फ्रेंड्स, इसकी बात करें ये हैदराबाद में लोकेटेड है और ये प्रोवाइड करती है फ्री स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करती है फॉर इनरोल्ड स्टूडेंट्स द मटेरियल विद स्टैंडर्ड. और ये जो बनाई गई थी फ्रेंड्स, ये यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी वो एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई थी और इसको इनार्गुरेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो आई होप फ्रेंड, ये जो चीजें हैं जो डॉक्टर भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आपने इसको जरूर समझ लिया होगा. अगर इसके एम की बात करते हैं, जो इसके प्रिंसिपल एम है, तो फ्रेंड इसके बात करते हैं तो कहा गया कि प्रोवाइड करना एन अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर नॉट इन द पोजीशन टू अवेल देमसेल्फ ऑफ द facilities of higher education, those regular on campus study at conventional colleges or universities. तो फ्रेंड, इसमें कहा गया कि जो इसके प्रिंसिपल एम है यूनिवर्सिटी के की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए जो मतलब फायदा नहीं उठा पाते हैं उस फैसिलिटीज का हायर एजुकेशन के लिए जो रेगुलर बेसिस ऑन कैंपस होती है स्टडीज या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, उन लोगों के लिए यानी उन लोगों के लिए प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज जो इन सब सारी चीजों का फायदा उठा नहीं पाते हायर एजुकेशन सिस्टम में. तो आई होप फ्रेंड, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है और किस कब बनाई गई थी और किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, आप इसको समझ गए होंगे. आइए चलते हैं फ्रेंड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा. रूसा क्या होता है फ्रेंड्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में यहां पूछा गया है. तो ऑप्शन दिया गया है कि इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय इंस्टीट्यूशन. फ्रेंड्स, स्टेट इंस्टीट्यूशन बाय, ये नहीं है चीज, बाय इंश्योरिंग कॉन्फर्मिटी टू प्रेस्क्राइब नॉर्म. तो फ्रेंड्स, कहा गया कि जो इंप्रूव करना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, यानी स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है उसकी क्वालिटी को कैसे ओवरऑल इंप्रूव किया जाए उसके बारे में कहा गया कि. तो फ्रेंड, ये बिल्कुल इसके ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है. ऑप्शन बी को देखते हैं, इंश्योर करना रिफॉर्म इन एफिलिएशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम. कैसे रिफॉर्म किया जाए एफिलिएशन में, यानी एफिलिएशन में, एकेडमिक में और एग्जामिनेशन सिस्टम में कैसे रिफॉर्म किया जाए, ये रूसा के ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव होता है. और बात करें ऑप्शंस, तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी ऑब्जेक्टिव में से ये ए भी ऑब्जेक्टिव है और बी भी इसके ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव है. अगर सी की बात करें, ऑडिट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन सी में दिया गया ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये सही नहीं है. ये जो रूसा का ऑब्जेक्टिव है उसके ऑब्जेक्टिव में से ये नहीं आता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, तो इस वजह से ये गलत बन जाता है. और ऑप्शन डी को देखते हैं तो कह रहा है कि इंश्योर करना डेट एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो फ्रेंड, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है जो रूसा के ऑब्जेक्टिव में से आता है. और
इसमें कहा गया कि एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, यानी क्वालिटी फैकल्टी की उपलब्धता कराई जाए, कि सुनिश्चित कराई जाए इन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो फ्रेंड हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन ए, बी और डी। देखते हैं किसमें है ए, बी और डी। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जिसमें ए, बी और डी है। आई होप फ्रेंड्स ये रूसा के बारे में आपने इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसके बारे में आपने देखा है। अगर रूसा की बात करें फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन चुका है कि रूसा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप नोट डाउन कर ले, रूसा का जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है। और ये अगर बात करें तो ये 2013 में इसको बनाया गया था, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। अगर थोड़ा बहुत इसको और देखें तो फ्रेंड कहा गया कि इंप्रूव the overall quality state institution by ensuring conformity to prescribed norm and standard, adopt accreditation as a mandatory quality assurance framework। अगर इसकी बात करें तो इंश्योर रिफॉर्म इन एफिलिएशन एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। और कहा गया कि क्रिएट करना एंड एनेबलिंग एटमॉस्फेयर इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करना कि प्रमोट किया जा सके रिसर्च और इनोवेशन को, और एक्सपैंड करना इंस्टीट्यूशनल बेस क्रेडिट एडिशनल कैपेसिटी इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड इस्टेब्लिश करना नए नए इंस्टीट्यूशन को, और अचीव करना हायर इनरोलमेंट को, यानी कैसे हायर इनरोलमेंट को अचीव किया जाए उसके बारे में यहां कहा गया है। और कहा गया कि इंप्रूव करना इक्विटी इन हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में कैसे इक्विटी को इंप्रूव किया जाए बाय प्रोवाइडिंग एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज, की ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए हायर एजुकेशन को। हायर एजुकेशन में किसके लिए, एससी एसटी जो कैटेगरी के लोग आते हैं उनके लिए, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और प्रमोट करे इंक्लूजन ऑफ विमेन, यानी इसमें साथ साथ में विमेन की भी इसमें बात की गई है, और माइनॉरिटीज की बात की गई है, और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी जो एबल्ड पर्सन है डिफरेंटली उनको प्रमोट करने की इसमें बात की गई है। तो आई होप फ्रेंड ये जो रूसा के ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में हमने काफी डिटेल में आपसे चर्चा किया। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को फ्रेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट NUEPA एंड मार्क विच आर करेक्ट। फ्रेंड इसमें पूछा कि जो न्यूपा है इसका जो करेक्ट इसके बारे में जो करेक्ट है वो क्या है। तो फ्रेंड्स अगर देखते हैं स्टेटमेंट 1 को, तो न्यूपा जो होता है स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड ये बिल्कुल करेक्ट है। जो इसका जो फुल फॉर्म होता है न्यूपा का, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और अगर बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, न्यूपा इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है, न्यूपा जो होता है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ऑप्शन अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट हैज इट्स ओरिजिन डेटिंग बैक टू 1962 व्हेन द यूनेस्को एस्टैब्लिश एंड और आसियान रीजनल सेंटर। तो फ्रेंड्स ये सही नहीं है ये स्टेटमेंट तीसरा। और अगर चौथे स्टेटमेंट की बात करें, इट वाज अगेन रीनेम एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 1979। तो फ्रेंड कहा गया कि जो चौथे में कहा गया कि इसका जो रीनेम किया गया था नीपा 1989 में इसको किया गया था। तो फ्रेंड ये भी इसका करेक्ट है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 बनता है। तो देखते हैं 1, 2 और 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, इस वजह से इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये है। अगर फ्रेंड बात करते हैं न्यूपा की, तो इसमें कहा गया कि जो ये न्यूपा है, थोड़ा फ्रेंड्स अगर इसको और डिटेल में देखें तो नीपा जो होता है वो
डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। यानी जो ये जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, ये जो इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डीलिंग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, और ये सिर्फ यानी ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है रिसर्च ऑन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, जो हायर एजुकेशन के। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ये साउथ एशिया में काम करती है। ये साउथ एशिया में कौन कौन से मुल्क आ जाते हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स। यानी देखा जाए तो नीपा जो होते हैं काफी ये ब्रॉड एरिया में ये काम करती है। और ये यहाँ से फ्रेंड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि ये इसका जो काम है कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ एशिया में भी इसका काम चलता रहता है। तो आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन माय डियर फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से। और एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोठारी कमीशन से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते। तो आइए देखते हैं फ्रेंड कोठारी कमीशन के बारे में कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964। तो फ्रेंड ये बिल्कुल करेक्ट है। कोठारी कमीशन जो फॉर्म किया गया था 14 जुलाई 1964 को बनाया गया था। और कोठारी कमीशन अगर स्टेटमेंट 2 की बात करें तो कोठारी कमीशन वाज 6th कमीशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये भी फ्रेंड बिल्कुल सही है। कोठारी कमीशन जो ये 6ठा कमीशन था इन इंडिया में आजादी के बाद। अगर तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी हमारा करेक्ट बन जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कोठारी कमीशन हैड कोर ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ 20 मेंबर। यानी कोठारी कमीशन का जो कोर ग्रुप मेंबर था वो 20 का था। ये भी हमारा करेक्ट बन जाता है। और ऑप्शन अगर स्टेटमेंट 4 की बात करें इट वाज फॉर्म टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और ये फॉर्म करता है इट वाज, और ये जो बनाया गया था प्रोवाइड करे पॉलिसीज को, गाइडलाइंस को फॉर किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। जो इंडिया के एजुकेशन इंडिया में जो एजुकेशन है उसके लिए ये पॉलिसीज वगैरह और गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर फ्रेंड बनता है ऑल ऑफ द एबव बनता है। फ्रेंड्स हमने इसमें आपसे कोठारी कमीशन के बारे में आपसे चर्चा किया। कोठारी कमीशन से रिलेटेड एग्जाम में बहुत मर्तबा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसको थोड़ा और डिटेल में फ्रेंड देखें, कोठारी कमीशन जो था इसमें अगर कोठारी कमीशन में और थोड़ा बहुत इसको डिटेल में देखें तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड कि जो कोठारी कमीशन बनाई गई थी वो किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो फ्रेंड जो ये दौलत सिंह कोठारी थे उनकी अध्यक्षता में ये बनाई गई थी। और इसमें कहा गया कि 19 वर्किंग ग्रुप यानी टास्क जो फोर्स है इनका टास्क फोर्सेस 19 ग्रुप में ये बटा हुआ है। और कहा गया कि ये जो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी 29 जून 1966 को इन्होंने सबमिट की थी। और अगर इसके इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स उसकी बात करें तो ये प्रोवाइड करता है पॉलिसीज एंड गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया गया था। और अगर दूसरे की बात करें टू फाइंड एंड इवॉल्व करना जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी एक जनरल पैटर्न जो एजुकेशन का जो जनरल एक पैटर्न है उसको इवॉल्व करना। तो आई होप फ्रेंड ये कोठारी कमीशन के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ये जो जितनी सारी चीजें होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बल्कि स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमने अलग अलग पॉइंट बताए हैं उससे रिलेट करके बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन को फ्रेंड। Which of the following are the advantages of choice based credit system? इसमें कहा गया फ्रेंड जो CBCS जो सिस्टम हमारा है उसके फायदे क्या क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, इसके बारे में पूछा गया है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के क्या क्या फायदे हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि स्टूडेंट कैन चूज
कोर्सेज एट बेसिस और एडवांस लेवल। तो फ्रेंड ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि स्टूडेंट के ऊपर होता है वो अपने कोर्स को चूज करे। और अगर बात करें तो सीबीसीएस होता है, क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो होता है, इज अ टीचर सेंटर मेथड। ये कोई मेथड नहीं है फ्रेंड, इस वजह से हमारा ये गलत आंसर बन जाता है। और स्टेटमेंट 3 की बात करें, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू गेट चांसेस टू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज। तो फ्रेंड ये जो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये चांस एक बन जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसको हासिल कर सके। और स्टेटमेंट तो इस वजह से हमारा ये करेक्ट बन जाता है। ऑप्शन 4 की बात करें, इट प्रमोट करता है ग्रुप वर्क को, रिसर्च एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। और जो ये सीबीसीएस जो होता है ये प्रमोट करता है ग्रुप वर्क को, और जितनी भी रिसर्च होती है और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को ये प्रमोट करता है। तो फ्रेंड ये भी हमारा करेक्ट बन जाता है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 जो है इसका करेक्ट बन जाता है। देखते हैं कि इस ऑप्शन में ऑप्शन 1 और 3 एंड 4 है, तो हमारा फ्रेंड जो करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन डी बन जाएगा। आई होप फ्रेंड ये जितनी सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं आप इसको जरूर समझ गए होंगे। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें कि जो सीबीसीएस के जो फवायद हैं वो क्या क्या हैं, कहा गया कि द स्टूडेंट हैज ऑप्शन टू चूज इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी स्टूडेंट अपने ऊपर किस कोर्स को वो चूज करना चाह रहा है और मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्सेज होते हैं उसको वो चूज कर सकता है। और ये प्रमोट करता है ग्रुप वर्क को, जैसा कि हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया, रिसर्च को, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। और ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को greater flexibility in choice of the courses, और स्टूडेंट कैन चूज कोर्सेज एट बेसिस और एडवांस लेवल। लर्नर्स जो होते हैं एक्वायर करते हैं जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को, और स्टूडेंट प्रोग्रेस करते हैं अपने एंड पे वो कितना ज्यादा प्रोग्रेस उसमें कर सकते हैं अपने नॉलेज में। और हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट जो होते हैं वो ज्यादा जो एक्स्ट्रा क्रेडिट होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और सीबीसीएस जो होता है वो सिर्फ ये काम नहीं करता है कि वो प्रोफेशनल और सोशल जो एक्सपोजर होते हैं उनके बीच में एक जोड़ने का काम करती है, बल्कि वो साथ ही साथ वो प्रोवाइड करती है हॉलिस्टिक एजुकेशन को। अगर इस तो आई होप फ्रेंड ये जितनी सारी चीजें हमने इसके जो लाभ हैं सीबीसीएस के हमने आपसे डिस्कस किए हैं, आप इसको मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर नोट डाउन कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं फ्रेंड, देखते हैं अगले। फ्रेंड्स आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर में और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।